1962। 4 साल पहले दुनिया ने 17 वर्षीय पेले का जादू देखा था। अब फीफा वर्ल्ड कप चिली में आयोजित हो रहा था और ब्राजील अपने पहले विश्व खिताब का बचाव करने उतरा था। पूरे देश को भरोसा था कि पेले फिर एक बार अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे, लेकिन किस्मत ने ब्राजील के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। चिली ने इस विश्व कप की मेजबानी ऐसे समय में की जब 2 साल पहले 1960 में आए भीषण भूकंप ने देश को बुरी तरह तबाह कर दिया था। लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों को लगा कि चिली विश्व कप आयोजित नहीं कर पाएगा, लेकिन देश ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों के बावजूद शानदार तैयारी की गई और दुनिया के सामने यह संदेश दिया गया कि फुटबॉल उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक है। ब्राजील ने अपने पहले मैच में मेक्सिको को हराया। पेले ने शानदार गोल किया और सबको लगा कि उनका जादू फिर चलने वाला है। लेकिन दूसरे ही मैच में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ खेलते हुए पेले की मांसपेशियों में गंभीर चोट लग गई। उस समय खिलाड़ियों के लिए बदलाव का नियम नहीं था, इसलिए उन्हें दर्द के साथ मैदान छोड़ना पड़ा। पूरे टूर्नामेंट से वे लगभग बाहर हो गए। अब ब्राजील की उम्मीदें एक ऐसे खिलाड़ी पर आकर टिक गई जिसे दुनिया पहले से जानती तो थी, लेकिन उसकी असली ताकत अभी तक नहीं देखी थी। उसका नाम था गारिंचा। गारिंचा का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बचपन से उनके दोनों पैर सामान्य नहीं थे। एक पैर दूसरे से छोटा था और घुटनों का आकार भी अलग था। डॉक्टरों का मानना था कि वह कभी पेशेवर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वही शारीरिक बनावट आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी ड्रिबलिंग इतनी अनोखी थी कि डिफेंडर समझ ही नहीं पाते थे कि वह किस दिशा में निकल जाएंगे। पेले के बाहर होने के बाद गारिंचा ने पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक गोल किया और दूसरा गोल कराने में अहम भूमिका निभाई। ब्राजील जीत गया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मेजबान चिली के खिलाफ गारिंचा ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आज भी विश्व कप इतिहास के सबसे महान व्यक्तिगत प्रदर्शनों में गिना जाता है। उन्होंने 2 शानदार गोल दागे और ब्राजील ने 4-2 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में ब्राजील का सामना चेकोस्लोवाकिया से हुआ। मैच की शुरुआत में चेकोस्लोवाकिया ने बढ़त बना ली, लेकिन ब्राजील घबराया नहीं। अमारिल्डो ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद जितो ने हेडर से दूसरा गोल किया और अंत में वावा ने तीसरा गोल करके जीत पर मुहर लगा दी। ब्राजील ने मुकाबला 3-1 से जीतकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। हालांकि फाइनल में गारिंचा गोल नहीं कर पाए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि उन्हें इस विश्व कप का सबसे महान खिलाड़ी माना गया। उन्होंने साबित कर दिया कि महान टीम केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं होती। 1962 का विश्व कप ब्राजील के लिए सिर्फ लगातार दूसरा खिताब नहीं था। यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने शारीरिक कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया और दुनिया को दिखाया कि असली महानता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास से पैदा होती है। 1966 पहली बार फुटबॉल अपने जन्मस्थान इंग्लैंड लौट चुका था। पूरे देश में उत्साह चरम पर था। इंग्लैंड को भरोसा था कि अब अपने ही मैदान पर वह पहली बार विश्व चैंपियन बनेगा। दूसरी ओर ब्राजील लगातार तीसरा विश्व कप जीतने का सपना लेकर उतरा था। दुनिया की निगाहें एक बार फिर पेले पर टिकी थीं, लेकिन इस विश्व कप की शुरुआत से ही पेले विरोधी टीमों के निशाने पर थे। उस दौर में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए आज जैसे सख्त नियम नहीं थे। डिफेंडर उन्हें रोकने के लिए बार बार खतरनाक टैकल करते थे। पहले ही मैच में बुल्गारिया के खिलाफ पेले ने शानदार फ्री किक गोल किया, लेकिन पूरे मैच में उन पर लगातार कठोर फाउल हुए और वे चोटिल हो गए। चोट के कारण वे अगले मैच में नहीं खेल सके। ब्राजील को हंगरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में पेले दर्द के बावजूद पुर्तगाल के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन विरोधी डिफेंडरों ने उन्हें फिर बेरहमी से निशाना बनाया। कई बार गिरने के बाद भी रेफरी ने खेल नहीं रोका। अंततः ब्राजील यह मैच भी हार गया और लगातार 2 बार का विश्व चैंपियन ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया। निराश पेले ने यहां तक कह दिया कि शायद वह अब कभी विश्व कप नहीं खेलेंगे। उधर मेजबान इंग्लैंड शानदार लय में था। कप्तान बॉबी मूर की अगुवाई में टीम लगातार जीत दर्ज करती गई। गोलकीपर गॉर्डन बैंक्स और स्ट्राइकर जेफ हर्स्ट भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला पश्चिम जर्मनी से हुआ। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शक मौजूद थे। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था और मैच अतिरिक्त समय में पहुंच गया।
फिर आया विश्व कप इतिहास का सबसे विवादित पल। अतिरिक्त समय में जेफ हर्स्ट का शक्तिशाली शॉट क्रॉसबार से टकराकर नीचे गिरा। सवाल था, क्या गेंद पूरी तरह गोल लाइन के अंदर गई थी? रेफरी ने अपने सहायक से सलाह ली और गोल दे दिया। जर्मन खिलाड़ी विरोध करते रह गए, लेकिन फैसला नहीं बदला। आज तक फुटबॉल प्रेमियों के बीच इस गोल पर बहस होती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि गेंद पूरी तरह लाइन के अंदर नहीं गई थी, जबकि दूसरे इसे सही निर्णय बताते हैं। यही गोल विश्व कप इतिहास के सबसे विवादित गोलों में गिना जाता है। इसके बाद जर्मनी बराबरी करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन अंतिम क्षणों में जेफ हर्स्ट ने एक और गोल कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने मुकाबला 4-2 से जीतकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कप्तान बॉबी मूर ने जब विश्व कप ट्रॉफी उठाई तो पूरा वेम्बली स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आज तक 1966 ही वह एकमात्र वर्ष है जब इंग्लैंड विश्व फुटबॉल का चैंपियन बना। लेकिन 4 साल बाद दुनिया ने फुटबॉल का ऐसा रूप देखा जिसे आज भी कई लोग इतिहास की सबसे महान टीम मानते हैं। मेक्सिको की धरती पर पेले ने शानदार वापसी की और ब्राजील ने ऐसा खेल दिखाया जिसने विश्व कप को हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 फुटबॉल पहली बार उत्तरी अमेरिका पहुंचा। मेक्सिको की ऊंचाई, गर्म मौसम और विशाल स्टेडियमों के बीच आयोजित यह विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि आधुनिक फुटबॉल के नए युग की शुरुआत बनने वाला था। दुनिया की निगाहें एक बार फिर पेले पर थीं। 4 साल पहले चोटों और निराशा के साथ विश्व कप से बाहर हुए पेले अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटे थे। ब्राजील की इस टीम को आज भी विश्व कप इतिहास की सबसे महान टीमों में गिना जाता है। पेले के साथ जाइरजीनियो, तोस्ताऊ, रिवेलिनो और कार्लोस अल्बर्टो जैसे महान खिलाड़ी थे। ये सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समूह नहीं था, बल्कि एक ऐसी टीम थी जो मैदान पर कला की तरह फुटबॉल खेलती थी। ग्रुप चरण में ब्राजील ने अपने तीनों मैच जीते। हर मुकाबले में तेज पासिंग, शानदार ड्रिबलिंग और आक्रामक खेल ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। खास बात यह थी कि जाइरजिन्हो ने हर मैच में गोल किया और लगातार अपना प्रभाव छोड़ा। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना पेरू से हुआ। दोनों टीमों ने शानदार आक्रमण किया, लेकिन ब्राजील ने 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में मुकाबला था उरुग्वे से। यही वह देश था जिसने 1950 में ब्राजील के दिल को माराकाना में तोड़ा था। इस बार ब्राजील के पास इतिहास बदलने का मौका था। उरुग्वे ने पहले गोल करके बढ़त बनाई, लेकिन ब्राजील ने शानदार वापसी की। क्लोडोवाल्डो, जाइरजिन्हो और रिवेलिनो के बेहतरीन खेल की बदौलत ब्राजील ने 3-1 से जीत हासिल की और फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में सामने थी इटली, 2 बार की विश्व चैंपियन और यूरोप की सबसे मजबूत टीमों में से एक। मेक्सिको सिटी के एज़टेका स्टेडियम में 1 लाख से अधिक दर्शक मौजूद थे। पूरी दुनिया टेलीविजन पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को देख रही थी। मैच की शुरुआत में पेले ने शानदार हेडर लगाकर ब्राजील को बढ़त दिलाई। इटली ने बराबरी कर ली, लेकिन इसके बाद ब्राजील का जादू पूरी तरह छा गया। जर्सन, जाइरजिन्हो और फिर मैच के अंतिम क्षणों में वह गोल आया जिसे आज भी विश्व कप इतिहास का सबसे खूबसूरत टीम गोल माना जाता है। लगातार कई शानदार पासों के बाद पेले ने गेंद को कप्तान कार्लोस अल्बर्टो की ओर बढ़ाया। अल्बर्टो तेजी से आगे आए और बिना समय गंवाए जोरदार शॉट लगाया। गेंद सीधे गोल पोस्ट के कोने में जा समाई। पूरा एज़टेका स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक गोल नहीं था, बल्कि टीम वर्क और सुंदर फुटबॉल की सबसे शानदार मिसाल थी। ब्राजील ने फाइनल 4-1 से जीत लिया और तीसरी बार विश्व कप अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्हें जूल्स रिमेट ट्रॉफी हमेशा के लिए अपने पास रखने का अधिकार मिल गया, क्योंकि नियमों के अनुसार जो देश 3 बार विश्व कप जीतता वही ट्रॉफी स्थायी रूप से रख सकता था। पेले भी इतिहास रच चुके थे। वे 3 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के पहले और आज तक के एकमात्र खिलाड़ी बने। उनकी मुस्कान, उनके आंसू और साथियों के साथ जीत का जश्न फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल हो गया। 1970 का विश्व कप केवल ब्राजील की जीत नहीं था, ये उस टीम की कहानी थी जिसने दुनिया को सिखाया कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कला भी हो सकता है। लेकिन 4 साल बाद विश्व कप ने एक नया विजेता देखा। पश्चिम जर्मनी की धरती पर एक युवा खिलाड़ी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसका नाम था जोहान क्राइफ
और उसके साथ जन्म लेने वाला था टोटल फुटबॉल का नया युग। 1974 विश्व कप पहली बार पश्चिम जर्मनी की धरती पर आयोजित हो रहा था। यह सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं था, यह वह विश्व कप था जिसने फुटबॉल खेलने का तरीका ही बदल दिया। दुनिया पहली बार एक ऐसी टीम को देखने वाली थी जो किसी तय पोजीशन में नहीं खेलती थी। खिलाड़ी लगातार अपनी जगह बदलते, आक्रमण करते, रक्षा करते और पूरे मैदान पर एक इकाई की तरह चलते। इस नई सोच को नाम दिया गया टोटल फुटबॉल। इस क्रांति के केंद्र में थे जोहान क्रूयफ। उनकी कप्तानी में नीदरलैंड की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ऐसा फुटबॉल खेला जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। क्रूयफ सिर्फ गोल नहीं करते थे, बल्कि पूरे खेल की गति और दिशा तय करते थे। उनकी ड्रिबलिंग, पासिंग और मैदान को पढ़ने की क्षमता उन्हें अपने समय का सबसे बुद्धिमान फुटबॉलर बनाती थी। ग्रुप चरण में नीदरलैंड ने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। फिर दूसरे ग्रुप चरण में उन्होंने अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में जगह बना ली। दुनिया को लगने लगा था कि इस बार नया विश्व चैंपियन बनने जा रहा है। दूसरी ओर मेजबान पश्चिम जर्मनी भी शानदार लय में थी। कप्तान फ्रैंक बेकनबायर अपनी टीम के असली नेता थे। उन्हें डेर कैसर कहा जाता था। उनकी शांत कप्तानी, सटीक पास और बेहतरीन नेतृत्व ने जर्मनी को फाइनल तक पहुंचा दिया। टीम के सबसे बड़े गोल स्कोरर गर्ड म्यूलर हर मौके को गोल में बदलने की क्षमता रखते थे। 13 जुलाई 1974 म्यूनिक का ओलंपिक स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। फाइनल में नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी आमने सामने थे। मैच शुरू होते ही इतिहास बन गया। जर्मनी का कोई खिलाड़ी पहली बार गेंद को छू भी नहीं पाया था कि क्रूइफ गेंद लेकर तेजी से आगे बढ़े। उन्हें पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिरा दिया गया और रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दे दी। जोहान नीस्केंस ने गोल करके नीदरलैंड को शुरुआती बढ़त दिला दी। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था कि डच टीम आसानी से विश्व चैंपियन बन जाएगी, लेकिन पश्चिम जर्मनी ने हार नहीं मानी। कुछ ही देर बाद जर्मनी को भी पेनल्टी मिली। पॉल ब्रेटनर ने शानदार गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तेज और रोमांचक मुकाबला चलता रहा। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले निर्णायक पल आया। गेंद गेर्ड म्यूलर तक पहुंची। उन्होंने अपने खास अंदाज में डिफेंडरों के बीच जगह बनाई, तेजी से घूमे और शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पश्चिम जर्मनी 2-1 से आगे निकल चुका था। दूसरे हाफ में नीदरलैंड ने लगातार आक्रमण किए। क्रूइफ और उनके साथी बराबरी की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन जर्मन रक्षा दीवार बनकर खड़ी रही। अंतिम सीटी बजते ही पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। पश्चिम जर्मनी दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था। कप्तान फ्रांज बेकेनबॉयर ने ट्रॉफी उठाई और पूरा देश खुशी से झूम उठा। हालांकि ट्रॉफी जर्मनी ने जीती, लेकिन 1974 विश्व कप की सबसे बड़ी विरासत थी टोटल फुटबॉल। योहान क्रूइफ और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि खूबसूरत फुटबॉल हमेशा इतिहास में जिंदा रहता है, चाहे ट्रॉफी मिले या नहीं। 1978 विश्व कप पहली बार अर्जेंटीना की धरती पर आयोजित हो रहा था। पूरा देश उत्साह से भरा हुआ था। लाखों प्रशंसकों का सपना था कि उनकी टीम अपने ही घर में पहली बार विश्व चैंपियन बने। लेकिन यह विश्व कप सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, बल्कि कई विवादों के कारण भी इतिहास में दर्ज हुआ। उस समय अर्जेंटीना पर सैन्य शासन था। दुनिया के कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस विश्व कप के आयोजन पर सवाल उठाए। इसके बावजूद टूर्नामेंट तय समय पर शुरू हुआ और पूरा देश अपनी टीम के पीछे खड़ा हो गया। अर्जेंटीना के कप्तान डैनियल पासारेल्ला टीम के मजबूत नेता थे, जबकि स्ट्राइकर मारियो केम्पेस पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे। उनकी तेज रफ्तार, सटीक फिनिशिंग और निर्णायक गोलों ने अर्जेंटीना को लगातार आगे बढ़ाया। दूसरी ओर नीदरलैंड लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल तक पहुंच चुका था। हालांकि इस बार उनकी टीम में 1974 के महान कप्तान जोहान क्रूइफ नहीं थे। उनके बिना भी डच टीम ने शानदार खेल दिखाया और एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने का सपना देखा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा विवाद दूसरे ग्रुप चरण में हुआ। फाइनल में पहुंचने के लिए अर्जेंटीना को पेरू के खिलाफ कम से कम 4 गोल के अंतर से जीतना जरूरी था, लेकिन सबको चौंकाते हुए अर्जेंटीना ने यह मैच 6-0 से जीत लिया। इस परिणाम पर वर्षों तक सवाल उठते रहे। कई लोगों ने इसे संदिग्ध माना। हालांकि आज तक किसी भी आधिकारिक जांच में मैच फिक्स होने का प्रमाण नहीं मिला। आखिरकार फाइनल का दिन आ गया। ब्यूनस आयर्स के मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में लगभग 70,000 दर्शक मौजूद थे।
पूरा स्टेडियम आसमानी और सफेद रंग से भर चुका था। मैच की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ में मारियो केम्पेस ने शानदार गोल करके मेजबान टीम को बढ़त दिला दी। स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन नीदरलैंड ने हार नहीं मानी। मैच के अंतिम मिनटों में डिक नैनिंगा ने हेडर से बराबरी का गोल कर दिया। कुछ ही क्षण बाद डच खिलाड़ी रॉब रेंसनब्रिंक का शॉट गोल पोस्ट से टकराकर वापस आ गया। अगर वह गेंद कुछ सेंटीमीटर अंदर चली जाती तो शायद विश्व कप का इतिहास कुछ और होता। मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा। पूरे स्टेडियम की सांसें थम चुकी थीं। यहीं मारियो केम्पेस एक बार फिर अर्जेंटीना के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने शानदार व्यक्तिगत प्रयास से दूसरा गोल किया। इसके बाद डैनियल बेर्टोनी ने तीसरा गोल दागकर जीत पक्की कर दी। अंतिम सीटी बजते ही पूरा अर्जेंटीना जश्न में डूब गया। खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे, दर्शक खुशी से रो रहे थे और कप्तान डेनियल पासारेला ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने देश के नाम उठाई। अर्जेंटीना पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था। मारियो केम्पेस 6 गोल के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और शीर्ष गोल स्कोरर बने। उन्होंने साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही जन्म लेते हैं। लेकिन 4 साल बाद विश्व कप स्पेन पहुंचा और वहीं दुनिया ने पहली बार एक ऐसे युवा खिलाड़ी को विश्व कप के मंच पर देखा जो आगे चलकर फुटबॉल का सबसे बड़ा जादूगर कहलाया। अर्जेंटीना का 21 वर्षीय युवा सितारा डिएगो माराडोना अपनी पहली विश्व कप यात्रा शुरू करने जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में यही खिलाड़ी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान और सबसे चर्चित नामों में शामिल हो जाएगा। उसकी अविश्वसनीय कहानी लेकर हम लौटेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीफा वर्ल्ड कप की इस ऐतिहासिक यात्रा का कोई भी भाग मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।